future dentists. I am Dr. Rashmi Singh, and today we are going to cover the most important topic for your dental material exams, and that is casting techniques. मैंने इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में या बहुत ही सिंपल तरीके से कवर किया है जिस विथ लॉट्स ऑफ फोटोज एंड डायग्राम्स. ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे अच्छी बात, आप इस वीडियो के थ्रू अपने नोट्स भी बना सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट. शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है कास्टिंग टेक्निक. जनरली हम कंटेंट या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं किसी भी टॉपिक को, बट आज हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आज हम कास्टिंग टेक्निक के सारे स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट दिस chapter is very important for your exams. So let's start with the introduction. अब casting technique होता क्या है? It's a technique by which a metallic duplicate of a missing tooth structure is obtained by pouring molten metal into the mold of the desired form where it is allowed to solidify. और उससे the metal replica obtained by this technique is called casting, and this technique is called casting technique. So we are going to be discussing the steps of casting technique today. So first would be all the preliminaries. हम impression लेंगे, फिर impression को pour करेंगे और उससे die या cast बनाएंगे. फिर उसके बाद उस die या cast पे हम wax pattern बनाएंगे. फिर उस wax pattern में हम एक hollow channel की तरह की चीज़ होती है which is called screw, वो attach करेंगे. अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे. देन फोर्थ इज उसको हम इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट मटेरियल में, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. दैट कुड बी एनीथिंग, जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल या फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल या फिर इथाइल सिलिकेट इन्वेस्टमेंट मटेरियल. द फिफ्थ वन इज द बर्नआउट ऑफ द वैक्स पैटर्न बाय हीटिंग द मोल्ड, जिसे डी वैक्सिंग कहते हैं. उसके बाद अब बर्नआउट हो गया तो फिर वहां पे हमें मोल्ड मिल गया. अब उस मोल्ड में क्या करेंगे, हम मेल्ट करेंगे अलॉय को. हम ये चीज इधर गैस टॉर्च से कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल सोर्स से कर सकते हैं. और वंस मेल्टिंग ऑफ द अलॉय के बाद हम करेंगे वो अलॉय अब हमें फोर्स करना है, हमें डालना है, पोर करना है उस मोल्ड में जो कि हमने डीवैक्स करके बनाया है. वो हम कर सकते हैं या तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन से या फिर एयर प्रेशर के थ्रू. एट्थ इज फाइनली व्हेन एवरीथिंग इज डन, फिर हम उसको कूल होने देंगे, रिकवर करेंगे उस कास्टिंग को, पॉलिश करेंगे और फिर हम फिट सीमेंट कर देंगे सरफेस ऑफ द टूथ. सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द लेटर स्लाइड्स. फर्स्ट इज इम्प्रेशन. अब हम इम्प्रेशन लेंगे. इट शुड बी अ इलास्टोमेरिक मटेरियल से लिया हुआ इम्प्रेशन फॉर द फिक्स्ड पार्शियल डेंचर. आफ्टर दैट we'll make cast or die out of it. Once the die is prepared, die is that one tooth, okay, यहाँ पे die cutting आपको दिख रही है इस फोटो में. After that हम सबसे important चीज क्या होगी, हम उसके ऊपर die spacer लगाएंगे. Die spacer की thickness generally 25 to 50 micron होती है, और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला die spacer is the metal oxide powders and adhesives in organic liquid like ketone, रेजिन, मॉडल पेंट या फिर कमर्शियल नेल पॉलिशेस जो हम यूज करते हैं. अब इसका फंक्शन क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट फंक्शन ये है कि इसको अप्लाई करने से जो इसकी थिकनेस है वो थिकनेस हम सीमेंट के लिए क्रिएट करते हैं बिटवीन द डाई यानी कि टूथ स्ट्रक्चर एंड द रिस्टोरेशन. एंड सेकेंड कि ये थोड़ा थर्मल एक्सपेंशन में भी पार्ट लेता है. सो ये थर्मल एक्सपेंशन होता है तो वो जो अलॉय का श्रिंकेज होता है उसको वो कॉम्पनसेट करता है. सो दीज आर द टू फंक्शंस जो कि डाई स्पेसर का है. सो अभी तक हमने क्या देख लिया, इम्प्रेशन हो गया, कास्ट है, डाई बन गया, एंड देन हमने डाई कटिंग, डिचिंग और स्पेसर लगा लिया. आफ्टर दिस अब बनेगा वैक्स पैटर्न. वैक्स पैटर्न दो तरह से बन सकता है. फर्स्ट इज डायरेक्ट टेक्निक, जिसमें हम पेशेंट के माउथ में ही वो वैक्स पैटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वाले. और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टेक्निक, जो कि हम पेशेंट के
इम्प्रेशन से जो कास्ट बना है हम उस पे प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टेक्निक। ये टेक्निक्स और ये वैक्सेस, इनले वैक्सेस, ये सब हमने डिटेल में वैक्सेस वाले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है और मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, तो आप वहां जाके देखो। नेक्स्ट इज स्प्रू अटैचमेंट। अब स्प्रू क्या होता है? इट इज एन इनगेट और चैनल जो कि इन्वेस्टमेंट में बना होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है, through which the molten metal can reach the mold after the wax has been eliminated. अब क्या है, जैसे ही हमने वैक्स निकाला और हमारा मोल्ड रेडी हो गया, तो ये स्प्रू एक तरह का चैनल होता है इन्वेस्टमेंट मटेरियल में, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? इसके थ्रू उसमें हम मोल्टन मेटल उसके अंदर पहुंचाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्प्रू। आफ्टर दैट अब हमें ये देखना है कि स्प्रू तो हमने पढ़ लिया, बट अब वो स्प्रू किन चीजों से बन सकता है। फॉर लार्ज रिस्टोरेशन, यानी कि अगर हम किसी बड़े कास्ट पार्शियल डेंचर का या फिर हम बड़े लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस, अगर हम उसका वैक्स पैटर्न को अगर हमें स्प्रू अटैच करना है, तो हम जनरली वो जो स्प्रू है दैट इज मेड अप ऑफ वैक्स। एंड फॉर स्मॉल रिस्टोरेशन जनरली मेटल यूज होता है, जिसमें कि स्टेनलेस स्टील और ब्रास और या फिर प्लास्टिक पिन्स यूज होता है। अब जब भी हम प्लास्टिक पिन यूज करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक पिन हॉलो होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम डी वैक्सिंग करते हैं तो उस समय इनले वैक्स का जब डी वैक्सिंग के टाइम पे जब वो पिघलता है, उसी के साथ साथ प्लास्टिक भी पिघल जाएगा, इसीलिए इसे हॉलो होना चाहिए ताकि वो इमिडिएटली वो फटाफट फ्लो आउट हो सके वहां से वैक्स। एंड देन सेकेंड इज कि मेटल के अराउंड, जब भी हम मेटल स्प्रू यूज करते हैं तो उसके अराउंड हम वैक्स की थिन लेयर लगाते हैं, सो दैट हमें जब रिट्रीव करना हो, जब स्प्रू हटाना होता है, तो फिर हटाने में वो वैक्स पैटर्न का डिस्टॉर्शन ना हो जाए। आफ्टर स्प्रू मटेरियल विल सी स्प्रू डिजाइन। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी ऑफ कास्टिंग को डिफाइन करते हैं, जिसमें से टाइप, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कौन से टाइप का बना होता है। देन अपार्ट फ्रॉम टाइप, साइज, लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द स्प्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वील सी इट नाउ। साइज में अब डायमीटर ऑफ द स्प्रू कैसा होना चाहिए? अगर बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर छोटा पैटर्न है तो उसमें छोटे डायमीटर का स्प्रू लगाना है। अगर अब वही बात है कि अगर छोटा सा वैक्स पैटर्न है विच इज वेरी डेलिकेट, उसमें अगर हम बड़ा स्प्रू लगा देते हैं तो फिर उसके डिस्टॉर्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो इफ स्प्रू, और अगर वही बात है कि अगर बहुत छोटा, बहुत थिन डायमीटर का हमने स्प्रू लगा दिया, तो क्या होगा, मोल्टन मेटल उससे क्या जाएगा, वो उसी के अंदर ही सेट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और इस वजह से लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी और इनकम्प्लीट कास्टिंग होने के चांसेस हैं। सो फॉर एन एवरेज साइज ऑफ वैक्स पैटर्न जनरली 1.5 mm डायमीटर का स्प्रू पिन यूज किया जाता है। आफ्टर स्प्रू डायमीटर विल सी कि किस तरह से और कहाँ पे स्प्रू अटैच करें। क्या हम कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं? नहीं, हम स्प्रू शुड बी ऑलवेज अटैच टू द ग्रेटेस्ट बल्क ऑफ द पैटर्न। अब ग्रेटेस्ट बल्क कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर वाले दांतों के लिए वो ग्रेटेस्ट बल्क नॉन फंक्शनल कस्प पे होता है, और एंटीरियर्स के लिए वो मिड इंसाइजल एरियाज पे होता है। ठीक है, सो इन सच केसेस अगर क्यों हम सिर्फ ग्रेटेस्ट बल्ब लगाते हैं, उसका रीजन ये है कि देयर इज less chance of distortion upon attaching the screw, and molten metal will remain in liquid state until the entire area of the mold is filled. अब ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली जो मैं स्टार मार्क्स लगाती हूँ वो मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि why screw is always attached to the greatest part of bulk of the pattern. It is because if there is very less chance of distortion अगर हम वहां पे लगाते हैं तो, और उससे क्या होता है कि मोल्टन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है और पूरा का पूरा मोल्ड फिल हो जाता है उससे। दैट इज द रीजन। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी अटैच्ड। अब क्यों? अब अगर हम थिन में लगा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा, मोल्टन मेटल रश करेगा एंड इट विल अब्रेड और फ्रैक्चर द होल एरिया, जिसकी वजह से पूरी कास्टिंग फेलियर होने के चांसेस होते हैं। आफ्टर स्प्रू
अटैचमेंट एरिया हम देखेंगे कि स्क्रू को किस डायरेक्शन में अटैच किया जाता है. सो बेसिकली स्क्रू इज अटैच टू 45 डिग्रीज एंगल टू द ब्रॉड फ्लैट सरफेस ऑफ द पैटर्न. अब अगर हमने 45 डिग्रीज पे नहीं किया, हमने स्ट्रेट लगा दिया 90 डिग्री पे, तो फिर क्या होगा? अगर हमने स्ट्रेट लगा दिया जैसे कि हम सेकंड वाले बी वाले में देख रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे ही वैक्स आएगा वहां पे एक ही जगह पे वो सारा वैक्स इकट्ठा होते जाएगा और वहां पे बन जाएगा हॉट स्पॉट. अब ये हॉट स्पॉट का मतलब क्या हुआ कि वहां पे इकट्ठा हो गया मेटल. ठीक है, अब उसके अराउंड जितने हमारे मेटल फ्लो होंगे वो सबसे पहले सॉलिडिफाई हो जाएंगे और वो वहां पे वो उसी मोल्टन स्टेट में रह जाएगा. अब उसकी वजह से क्या होता है? सक बैक पोरोसिटी. सो अब ये सक बैक पोरोसिटी हम फिर से कास्टिंग डिफेक्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ हमें ये ध्यान रखना है कि स्क्रू डायरेक्शन जो होता है, स्क्रू इज अटैच्ड एट अ 45 डिग्रीज एंगल टू द वैक्स पैटर्न, अदरवाइज सक बैक पोरोसिटी होने के चांसेस. नेक्स्ट, अब डायरेक्ट स्क्रूइंग भी कर सकते हैं जिसमें कि हम वो वैक्स पैटर्न को स्क्रू के अटैच करके सीधे हम क्रूसिबल से अटैच कर दें, या फिर हम इनडायरेक्ट स्क्रूइंग भी कर सकते हैं जिसमें कि एक कनेक्टर या रिजर्वॉयर बार यूज करते हैं टू पोजिशन दीज स्क्रूड वैक्स पैटर्न एंड द क्रूसिबल फॉर्मर. तो ये क्यों यूज होता है? These are used for multiple unit fixed partial dentures, long span bridges and cast partial dentures. इसको लगाने से ये जो हम अगर एक अलग से कनेक्टर या रिजर्वॉयर बार यूज करते हैं उसकी वजह से दैट प्रिवेंट्स लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी. सो डायरेक्ट स्क्रूइंग में सक बैक पोरोसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये वो उस एंगल पे अटैच्ड है. एंड अगर हम वही इनडायरेक्ट स्क्रूइंग में एडिशनल रिजर्वॉयर बार यूज करते हैं तो वो पोरोसिटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और उसकी वजह से ग्रेटर प्रेडिक्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी होती है. नेक्स्ट इज रिजर्वॉयर. अब रिजर्वॉयर क्या होता है? अभी हम हर जगह देखते आ रहे हैं कि स्क्रू में एक बड़ा सा हमें अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्ट्रेट. तो वो क्या है? इट्स अ पीस ऑफ वैक्स अटैच टू द स्क्रू फॉर्मर अप्रोक्सीमेटली 1 mm फ्रॉम द पैटर्न. हमेशा ये जो रिजर्वॉयर आप देखोगे यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये रिजर्वॉयर हमेशा वैक्स पैटर्न के पास होगा. सो वैक्स पैटर्न से 1 mm नीचे हम इसको अटैच करते हैं. इट्स अ पीस ऑफ वैक्स ओनली. अब पर्पस क्या है इस रिजर्वॉयर का? टू प्रिवेंट दिस लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी. अब कैसे लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी को प्रिवेंट करेगा? रिजर्वॉयर क्या करता है, जैसे कि इसका नाम इटसेल्फ स्टेट्स की वो वहां पे कुछ मोल्टन मेटल को स्टोर करके रखता है. सो जैसे ही मोल्टन मेटल अंदर गया और वहां पे वो सॉलिडिफाई हुआ और उसमें श्रिंकेज आई, वैसे ही वहां से जो एक्स्ट्रा मेटल हमारे पास मोल्टन मेटल हमने रिजर्वॉयर में स्टोर करके रखा है, वहां से वो श्रिंकेज वाली जगह जहाँ पे जो जगह क्रिएट हुई श्रिंकेज की वजह से वहां वो फ्लो करेगा और वो जगह को फिल कर देगा. इस तरह से वो जो लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी क्रिएट हुई थी वहां पे एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल को फिल कर देगा ये रिजर्वॉयर, एंड दैट्स हाउ रिजर्वॉयर इज प्रिवेंटिंग द लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी. नेक्स्ट इज स्प्रू बेस. स्प्रू बेस इज नथिंग. अब जो हमने स्प्रूइंग कर ली वैक्स पैटर्न को, जिस बेस पे दिस ब्लैक थिंग विच यू आर सीइंग, दिस इज ओनली द screw base या crucible former. It is a conical base at which the screw is attached along with the wax pattern, made up of generally metal, rubber और resin. कास्टिंग रिंग और लाइनर. अब हमने बेस लगा लिया, अब हम इसके ऊपर रिंग लगाएंगे एंड देन रिंग के अंदर लाइनर लगाएंगे. रिंग क्या होती है? बेस तक हो गया. रिंग इज यूज टू सपोर्ट. अब रिंग इसके ऊपर लगती है. रिंग इज यूज टू सपोर्ट द इन्वेस्टमेंट मटेरियल ड्यूरिंग इन्वेस्टिंग प्रोसेस. ठीक है, कुछ तो होना चाहिए जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल को पोर करें, कुछ एक कन्फाइनमेंट होनी चाहिए, तो दैट इज अ कास्टिंग रिंग. So it is made up of either metal or plastic, depends on the lot of factors. Next is liner. अब इसी casting ring के अंदर हम एक liner लगाते हैं, that is placed inside the casting ring. Liner material could be made up of asbestos, aluminium, silica,
सिरेमिक लाइनर एंड सेल्यूलोज लाइनर, इनमें से कुछ भी यूज हो सकता है। पहले एस्बेस्टॉस सबसे ज्यादा यूज होता था, लेकिन विद एस्बेस्टॉस के बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड होने के कारण नाउअडेज वी डोंट यूज एस्बेस्टॉस, उसकी जगह पे वी हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स। फंक्शन क्या है अब इस लाइनर का? ये प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर द सेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल कि वो एक्सपैंड करता है और जो अलॉय का जो श्रिंकेज होता है उसको कॉम्पनसेट करता है। तो वही एक्सपैंड कर रहा है तो उसको जगह भी तो चाहिए। अगर हमने बाहर रिंग लगा रखी है मेटल की तो एक्सपैंड कैसे करेगा? ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर वो लाइनर लगाते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं पूरे सिस्टम को, तो उसमें लाइनर हट जाता है और वो जगह जो क्रिएट होती है वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल के एक्सपेंशन से फुल हो जाती है। तो इसीलिए ये एक प्रोविजन, ये या एक जगह क्रिएट करता है, यही फंक्शन है उसका, वहां जहां पे इन्वेस्टमेंट मटेरियल एक्सपैंड हो सके, फॉर कॉम्पनसेटिंग द श्रिंकेज हैपनिंग इन द मेटल अलॉयज। Second is it's a thermal insulator also, and it is easy, ये easy removal of the investment भी में भी help करता है। कास्टिंग के बाद फिर निकालना भी तो है उस कास्टिंग को investment material से, that is also its function. So while attaching, अब attached ring और liner को कैसे एक दूसरे से attach किया जाता है? By using sticky wax, और 2 से 3 layer of liner भी use किया जा सकता है। अब क्या हमने पढ़ लिया कि बाहर रिंग होती है, उसके अंदर लाइनर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसमें 3 mm का क्लियरेंस देना चाहिए उसके ऊपर भी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे ऊपर भी 3 mm का क्लियरेंस है और नीचे भी 3 mm का क्लियरेंस है। ठीक है, व्हाई इज दैट? बिकॉज जो हीट करने पे इन्वेस्टमेंट मटेरियल का एक्सपेंशन होता है with that is along the longitudinal direction more than the lateral direction. तो longitudinally अगर ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है तो उस एक्सपेंशन को प्रोविजन प्रोवाइड करने के लिए ये ऊपर से और नीचे से लाइनर 3 mm शॉर्ट रखा जाता है टू इक्वलाइज दैट। सो अगर ये नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा? इट विल लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ द पैटर्न। क्यों डिस्टॉर्शन होगा? क्योंकि जब वो उसके अंदर एक्सपेंशन होगा और उसको जगह नहीं मिलेगी तो दैट विल डिस्टॉर्ट द वैक्स पैटर्न जिसके अराउंड इन्वेस्टमेंट मटेरियल। एंड दूसरी चीज कि आफ्टर दिस लाइनर विल बर्न आउट, उसके बाद कास्टिंग रिंग और इन्वेस्टमेंट के अलग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम ये 3 mm का लाइन स्पेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब हमने सब कुछ देख लिया अबाउट द स्क्रू अटैचमेंट, डायरेक्शन क्या होती है, पोजीशन क्या होता है। उसके बाद फिर हमने देख लिया कि आफ्टर द स्क्रू इज अटैच्ड हमने उसको क्रूसिबल में लगाया, बेस फॉर्मर में लगाया, फॉर्मर में लगाने के बाद हमने उसमें रिंग लगाई, फिर रिंग के अंदर लाइनर लगाया। लाइनर किस चीज का बना होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, एंड देन लाइनर में ऊपर और नीचे 3 mm का क्लियरेंस दिया जाता है और क्यू दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज इन्वेस्टिंग ऑफ द वैक्स पैटर्न। अब हमने डिटेल में इन्वेस्टमेंट मटेरियल के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे करते हैं और यूज कैसे करते हैं उसको। सो आफ्टर द वैक्स पैटर्न हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड स्प्रूड, अ सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट इज अप्लाइड एंड देन फटाफट उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। 2 तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, फर्स्ट इज हैंड इन्वेस्टिंग एंड सेकेंड इज वैक्यूम इन्वेस्टिंग। So hand investing and vacuum investing. लेकिन water powder ratio for the phosphate bonded investment material is 60 grams of powder and 40 grams of water, and for gypsum bonded it's 50 grams of powder and 50 ml of water. मैंने इसे इसलिए इतने रिटन फॉर्म में लिखा है ताकि आप इससे नोट्स बना सके और आपको एग्जाम में लिखने में भी हेल्प हो सके अगर मैनिपुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल लिखना है तो। अब क्या करेंगे? पाउडर लेंगे, लिक्विड लेंगे, और इन हैंड इन्वेस्टिंग हम एक रबर बोल और स्पैचुला लेते हैं, स्ट्रेट ब्लेड स्पैचुला, और उसको हम मिक्स करते हैं टिल द टाइम वो पूरी तरह से वेट हो जाए और एक होमोजेनस मिक्सचर मिल जाए। देन हम उसको मेटालिक रिंग को प्लेस करते हैं एंड उसके साइड से पोर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो वैक्स पैटर्न होता है उसके ऊपर ब्रश से पेंट करते हैं एंड देन वी फिल द होल थिंग
एंड वी कीप इट ऑन द वाइब्रेटर ताकि उसमें जो भी एयर बबल्स इनकॉर्पोरेट हुए वो निकल जाए. देन टॉप पोर्शन ऑफ द रिंग इज लेवल्ड, यानी पूरी तरह से फ्लो टॉप तक भर दिया जाता है. फिर उसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं. हम कितनी देर छोड़ते हैं? 45 to 50 मिनट्स. अब अगर इन्वेस्टमेंट मटेरियल में हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन होना है तो हम उसको पानी में एक्सेस वाटर में डाल के उसको सेट होने देंगे. और अगर उसमें सिर्फ नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन होना है तो उसको हम एयर में सेट होने के लिए छोड़ देंगे. सो दैट्स हाउ वी डू द मैनिपुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल. सो इन हैंड इन्वेस्टिंग वी यूज रबर बॉल एंड द straight spatula, and for vacuum investing we use this excuse me मशीन जिसमें कि हम अंडर वैक्यूम कंडीशन में पाउडर एंड लिक्विड को और वाटर को मिक्स करते हैं. अब वैक्यूम इन्वेस्टिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, लाइक इम्प्रूव्ड सरफेस फिनिश मिलता है हमें कास्टिंग का. सेकंड, मिनिमम बबल्स होते हैं क्योंकि हम अंडर वैक्यूम कर रहे हैं. एंड थर्ड इज कि जो मोल्ड बनता है वो डेंसर मोल्ड बनता है. आफ्टर इन्वेस्टिंग हम देखेंगे बर्नआउट. अब हमने इन्वेस्ट कर दिया वैक्स पैटर्न को, अब हम क्या करेंगे? अब उसमें बर्नआउट यानी कि हम उसको हीट करेंगे और ताकि कि वो सारा वैक्स उससे बाहर निकल सके. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट इज नाउ रेडी फॉर द बर्नआउट. अब इन्वेस्टमेंट को हमने सेट होने दिया, हमने अभी पढ़ा 45 तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे बाद हम अब उसको बर्नआउट होने के लिए छोड़ेंगे. So there are two methods depending on the type of investment use जो कि हम यूज कर सकते हैं बर्नआउट के लिए, which is first is hygroscopic low heat technique and second is high heat thermal expansion technique. अब hygroscopic low heat technique में क्या होता है? ये टाइप 2 जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल वाले केस में किया जाता है जिसमें हमें थर्मल एक्सपेंशन की कोई जरूरत नहीं है. अब थर्मल एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देने की उसको जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको बहुत धीरे धीरे करके 500 डिग्री सेल्सियस तक इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, जिसमें कि हम स्प्रू को नीचे की तरफ रखते हैं और मोल्टन वैक्स पैटर्न को ऊपर रखते हैं, सो दैट कि जैसे ही हीट दे और वैक्स पिघले और वो नीचे से आराम से निकल जाए. सो हम 60 to 90 मिनट्स के लिए 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं. तो अब क्या होता है? अब इसकी वजह से बैक प्रेशर पोरोसिटी होने के चांसेस है. ये कैसे होगा? अब हमने तो हीट किया उसको और हमें चूंकि थर्मल एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है तो हमने कम टेम्परेचर देके हीट किया, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो वैक्स में जो रेसिड्यूअल कार्बन होता है, द रेसिड्यूज ऑफ द वैक्स, वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल में ही रह जाता है, वो फ्लश आउट नहीं हो पाता है, इतनी तक हमने हीट ही नहीं की उसको. तो उस वजह से क्या होता है? हमारी कास्टिंग डिफेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं, जिसको कहते हैं बैक प्रेशर पोरोसिटी. ये डिफेक्ट, ये पोरोसिटी दूसरी हाई हीट थर्मल एक्सपेंशन टेक्निक है उसमें होने के चांसेस बिल्कुल कम है. क्यों? क्योंकि हम मोल्ड को इलेक्ट्रिक फर्नेस में सेम तरीके से 700 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं, और उतनी तक हीट करने की वजह से maximum thermal expansion is taking place, and apart from thermal expansion उसमें क्या हो रहा है? All the residues of the waxes is flushing out of it. सारे ही waxes उसमें से निकल जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे porosity और casting defect होने के chances कम है. अब रैपिड वही बात है, अब या तो हाइग्रोस्कोपिक लो हीट या फिर हाई हीट थर्मल एक्सपेंशन टेक्निक, कुछ भी अगर हम बहुत जल्दी रैपिड हीट देंगे तो उसमें मोल्ड में क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, उसकी वजह से फिन्स हो सकते हैं कास्टिंग पे. अब फिन्स क्या होते हैं ये हम कास्टिंग डिफेक्ट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना समझ जाओ कि कास्टिंग डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं. सो सेफ हीटिंग पीरियड इज 60 to 90 मिनट्स. अब टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितने देर हमें इन्वेस्टमेंट मटेरियल मिक्स करना है, फिर हमें इन्वेस्टमेंट मटेरियल की वो कितने देर के लिए सेट होने देना है, फिर उसके बाद बर्नआउट कितने देर के लिए करना है, और अपार्ट फ्रॉम टाइमिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 700 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल को हीट करते हैं तो वो कुछ डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट मटेरियल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जिप्सम बॉन्डेड को हम 700 डिग्री सेल्सियस तक वाले मेटल के साथ यूज कर सकते हैं.
लेकिन 700 डिग्री सेल्सियस जो उसका हाईएस्ट जो टेम्परेचर रेंज है वहां तक करने के कारण डीकम्पोज तो नहीं होगा, लेकिन उसमें जो वैक्स में जो कार्बन होता है वो जाके कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और SO2 गैस रिलीज करता है, जो कि जाके गोल्ड अलॉय के साथ जिसमें हम जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टर मटेरियल यूज करते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और पूरी की पूरी कास्टिंग को एक्सट्रीमली ब्रिटल बना देता है, अल्टीमेटली फेलियर हो जाता है। इसीलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कितनी देर हीट करना है ना, और कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने इसमें क्या देखा, बर्नआउट कुड बी फ्रॉम two different techniques depending on the type of investment used, which is hygroscopic low heat technique and high heat thermal expansion technique. Clear? Next, अब हम क्या करेंगे, सब कुछ रेडी है, हमारा मोल्ड रेडी है, डीवैक्सिंग हो गया। अब हम करेंगे वो जो मेटल हमें उसमें डालना है अल्टीमेटली कास्टिंग बनाने के लिए, वो मेटल को हीट करना है। सो कास्टिंग मशीन्स का यूज करते हैं उसमें। So these are the machines used for melting and pouring that molten metal into that wax mold जो हमने अभी अभी बनाया। अब ये जो मोल्ड है that has to be put immediately after the waxing, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि 1 मिनट के अंदर अंदर वो हमारा मोल्टन मेटल उसमें पोर हो जाना चाहिए। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ मेल्टिंग, ठीक है, फर्स्ट इज, अब समझना है ये वाले प्रोसेस में पहली चीज है मेल्ट करना उस मेटल एंड अलॉय को, एंड दूसरी चीज उसको पोर करना। सो मेल्ट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे सबसे यूजुअली यूज होने वाली चीज इज मेटल टॉर्च मेल्टिंग। उसके अपार्ट फ्रॉम टॉर्च मेल्टिंग हम इलेक्ट्रिक मेल्टिंग, इंडक्शन मेल्टिंग या आर्क मेल्टिंग भी यूज कर सकते हैं। वंस मेल्टिंग हो गई तो फिर हम एयर प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर से या फिर दोनों ही के मिक्स से हम उस मोल्टन मेटल को पोर कर सकते हैं उस वैक्स मोल्ड से जो भी अभी हमने बनाया है। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज टॉर्च मेल्टिंग। अब टॉर्च मेल्टिंग में जो फ्यूल यूज होता है दैट कुड बी नेचुरल और आर्टिफिशियल गैस एंड एयर, जो कि मोस्टली यूज होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस भी यूज हो सकता है फॉर हाई फ्यूजिंग अलॉयज को मेल्ट करने के लिए। अब टॉर्च जोन जो है ये, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो अब ये जो टॉर्च है उसके बहुत सारे मेल्टिंग जोन्स होते हैं, लाइक नॉन कंबशन जोन, रिड्यूसिंग जोन एंड ऑक्सीडाइजिंग जोन। अभी जो नॉन कंबशन जोन होता है वो क्या होता है, सबसे पहला वाला जोन जो सबसे पास होता है टॉर्च के, जो कि कलरलेस जोन कहलाता है। उसमें कुछ नहीं होता है, एयर एंड गैस सिर्फ मिक्स होता है कंबशन के पहले, इसे नॉन कंबशन जोन कहते हैं। इसमें कोई हीट प्रेजेंट नहीं होता है, सो दैट इज नॉट यूज्ड फॉर मेल्टिंग। सेकेंड इज कंबशन जोन, जो कि ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्या होता है, गैस एंड एयर आर पार्शियली बर्न, ऑक्सीडाइजिंग होता है एंड दैट शुड बी केप्ट अवे। थर्ड इज रिड्यूसिंग जोन, जिसमें जो कि ब्लू कलर का है, दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड द मोस्ट इफेक्टिंग जोन, जहाँ पे हम एक्चुअल अलॉय की मेल्टिंग करते हैं, जिसके लिए हम ये पूरा टॉर्च मेल्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। So this is very important. Reducing zone, most of the time MCQs में पूछा जाता है which zone of the torch is used for actually melting the alloy. That is reducing zone. And the last one, the orange one, is combustion oxidizing zone, जहाँ पे combustion occurs with the oxygen in the air. So basically 4 zones हो गए, non-combustion, combustion, reducing and oxidizing, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इज रिड्यूसिंग जोन, जहां पे एक्चुअल मेल्टिंग इज हैपनिंग। अपार्ट फ्रॉम टॉर्च मेल्टिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट हीटेड कास्टिंग मशीन भी यूज होता है। इंडक्शन मेल्टिंग मशीन्स में इंडक्शन मेल्टिंग होती है, एंड डायरेक्ट आर्क करंट मेल्टिंग मशीन में आर्क मेल्टिंग होती है। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट हीटेड, जिसमें current is passed through a resistance heating conductor and automatic melting of the alloy happens in a graphite or ceramic crucible. It looks like this. ठीक है, इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है
कंडक्टर से और ऑटोमेटिकली वो करंट के थ्रू, करंट के पास होने से अलॉय हीट हो रहा है, जो मेल्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज इंडक्शन मेल्टिंग मशीन. अब इंडक्शन मतलब अलॉय इज मेल्टेड बाय एन इंडक्शन फील्ड क्रिएट करके हम उसको क्रूसिबल जिसके अंदर हम वो मेटल को मेल्ट करने वाले हैं उसके अंदर हम अलॉय रखेंगे और उसके अराउंड एक इंडक्शन फील्ड क्रिएट करेंगे. सो वंस द अलॉय रीचेस द कास्टिंग टेम्परेचर, उसके बाद हम या तो वैक्यूम या तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू उसको पोर कर देंगे हमारे मोल्ड में. एंड थर्ड इज डायरेक्ट करंट, और induction melting machine looks like this. And third is direct current arc melting machine जिसमें direct current प्रोड्यूस किया जा रहा है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जिसमें से एक है हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड और दूसरा होगा द अलॉय विच वी आर एक्चुअली वांटिंग टू मेल्ट. एंड द टेम्परेचर विद इन दिस आर्क वुड बी 4000 डिग्री सेल्सियस एंड द अलॉय मेल्ट्स वेरी क्विकली. सो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर थोड़ा भी एक्सेस हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वो ज़्यादा मेल्ट होने के चांसेस हैं. एंड इट लुक्स लाइक दिस. सो अपार्ट फ्रॉम टॉर्च मेल्टिंग हम ये इलेक्ट्रिकल मेल्टिंग भी कर सकते हैं, इंडक्शन मेल्टिंग भी कर सकते हैं और आर्क मेल्टिंग भी कर सकते हैं. और ये मेल्टिंग तो हमने कर ली, अब हम मेल्टिंग करने के बाद उसको पोर करेंगे. पोर किससे कर सकते हैं, या तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगल तरीके से पोर कर सकते हैं या फिर वैक्यूम क्रिएट करके पोर कर सकते हैं. सो दिस इज वैक्यूम और प्रेशर असिस्टेड कास्टिंग मशीन. इसमें मोल्टन अलॉय को हीट किया जाता है उसके कास्टिंग टेम्परेचर तक और उसके बाद हम उसको पोर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी और बाय क्रिएटिंग वैक्यूम दैट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर टू फोर्स द अलॉय इनटू द मोल्ड. ठीक है. सो ईदर वैक्यूम और नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन. सो दिस मशीन विच आई एम शोइंग इट हियर इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन विच इज स्प्रिंग बाउंड, मतलब कि एक स्प्रिंग लगा है. सो यहाँ पे वी कैन सी ये जो है दैट इज स्प्रिंग बाउंड. अब स्प्रिंग में हम 2 से 5 टर्न्स उसको देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं और यहाँ पे हम उस एक क्रूसिबल को रखते हैं. क्रूसिबल इज ए कंटेनर जिसमें कि हम ये मेल्टिंग करते हैं. ठीक है. अब हम उस क्रूसिबल में हमने मेल्टिंग कर ली बाय यूजिंग ईदर ऑफ द मेथड जो हमने अभी डिस्क्राइब किया और मेल्ट करने के बाद हम इसको रिलीज कर देते हैं जो लॉक किया होता है और इस आर्म को हम कहते हैं ब्रोकन आर्म जिस पे हम ये पूरा प्रोसीजर करते हैं. और हमारा जो पूरा कास्टिंग है अलॉन्ग विद द इन्वेस्टेड मटेरियल इज केप्ट हियर. सो हम जैसे ही उसको रिलीज करते हैं ये क्या करता है, ये रिलीज होता है और जो भी हमने मेल्ट किया है मेटल को वो सीधे उस कास्टिंग में उसको पोर कर देता है. सो दिस इज द होल फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. दिस इज अ स्प्रिंग बाउंड मशीन, यानी कि स्प्रिंग लगा है, उसको 2 से 5 टर्न देते हैं, लॉक कर देते हैं, फिर क्रूसिबल में हम मेल्ट किया, हमने जो आर्म पे रखा उसे ब्रोकन आर्म कहते हैं. देन वी रिलीज दैट एंड दैट फ्रॉम दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो जो हमने मोल्टन मेटल है उसको हम फोर्स करते हैं इनटू द मोल्ड जो कि हमने वैक्स एलिमिनेशन से क्रिएट किया था. अब कास्टिंग क्रूसिबल वही चीज जो मैंने अभी तुम्हें वो बताया कि क्रूसिबल क्या होता है. इट्स जस्ट अ हीट रेजिस्टेंट कंटेनर जिसके अंदर हम ये मेल्टिंग कर रहे हैं. ये 4 तरह का होता है, या तो क्ले का बना होता है, या तो कार्बन, या तो क्वार्ट्ज, या तो सिरामिक, और ऐसा कुछ दिखता है. टोंग्स से उसको पकड़ा जाता है बिकॉज हम उसमें इतनी हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं अलॉय को एंड देन वी कीप इट इन द दैट कास्टिंग मशीन एंड देन फिर मेल्ट करके उसको हम इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से या वैक्यूम से फोर्स करते हैं उस मेटल को इनटू द मोल्ड. वंस एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हो गई, कास्टिंग हो गया, अब हम उसको कूल करेंगे बाय प्लेसिंग इट इन द cold water for approximately 2 to 3 minutes. That helps for in the easy removal. Once that is happened, हमने remove कर लिया, हमने retrieve कर ली अपनी casting. उसके बाद हम उसे clean करेंगे by using sand blasting या ultrasonic cleanser. और sand blasting करने के बाद हम उसमें pickling करते हैं जिससे कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं और टार्निश होता है वो सब रिमूव हो जाता है. सो सैंड ब्लास्टिंग क्या होती है?
It is a process of forcefully propelling a stream of abrasive material against the surface under high pressure. और इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? स्मूथनिंग एंड क्लीनिंग पर्पस के लिए इसको किया जाता है. बहुत हाई प्रेशर में एक स्ट्रीम ऑफ कोई भी अब्रेसिव मटेरियल हम फोर्स करते हैं ऑन द सरफेस, जिसके कारण स्मूथ हो जाता है वो सरफेस. जो एग्जैक्टली वही चीज जो हम सैंड पेपर से करते हैं वही हम सैंड ब्लास्टिंग से कर रहे हैं यहाँ पे. बस इसमें अंडर प्रेशर हम एक स्ट्रीम ऑफ एब्रेसिव मटेरियल देते हैं, जिसके कारण स्मूथ हो जाता है और क्लीन हो जाता है. आफ्टर सैंड ब्लास्टिंग हम पिकलिंग करते हैं. पिकलिंग हम इधर 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फ्यूम्स निकलने के चांसेस होते हैं और वो हेल्थ हजार्ड होता है. इसीलिए अब हम 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं फॉर पिकलिंग. अब क्या करते हैं, हम पूरी कास्टिंग को एक बीकर में इस पिकलिंग सोल्यूशन के अंदर डालते हैं और उसको हीट प्रोवाइड करते हैं. हीट प्रोवाइड मतलब थोड़ा सा उसको बस हीट करते हैं, बॉयल नहीं करते हैं. ठीक है. वंस इट इज हीटेड उसको हम स्लोली प्लास्टिक के टोंग से पकड़ते हैं. अगर हम मेटल यूज करेंगे तो वो रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए हम प्लास्टिक का टोंग यूज करेंगे. उसको बाहर निकालेंगे, वॉश करेंगे अंडर द रनी वाटर, एंड देन it is ready to get polished and final fitting on the tooth surface और cementation कर देंगे appropriate cement से. So final cementation तक ये पूरा process step of casting technique हमें बताना है. So हमने सारे step अब हर एक करके सबको डिटेल में पढ़ लिया है. अब हम एक बार रिवाइज करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, इम्प्रेशन लिया. इम्प्रेशन लेके कास्ट और डाई बनाया. कास्ट और डाई बना के उसके ऊपर डाई स्पेसर, डाई डिचिंग, डाई करने के बाद हम उस पे वैक्स पैटर्न बनाते हैं, विच इज दिस. उसमें हम स्प्रू अटैच करते हैं. अब उस स्प्रू को हम उस क्रूसिबल फॉर्मर पे अटैच करते हैं. ये हो गया. क्रूसिबल फॉर्मर पे अटैच करने के बाद हम उसमें कास्टिंग रिंग अलॉन्ग विद कास्टिंग रिंग कास्टिंग लाइनर लगाते हैं. ठीक है. एंड कास्टिंग लाइनर में ऊपर और नीचे से 3 mm का गैप प्रोवाइड करते हैं. क्यों करते हैं ये भी हमने पढ़ा. ये करने के बाद अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट मटेरियल पोर करते हैं. ठीक है. अब हमारा जो वैक्स पैटर्न है वो पूरा इन्वेस्टमेंट मटेरियल से घिरा है. अब ये सारा वैक्स निकल जाता है. क्यों? क्योंकि हमने उसमें बर्नआउट कर दिया, हमने हीट प्रोवाइड की. हमने पढ़ा था 2 मेथड्स होते हैं, हाई हीट और लो हीट. उन दोनों में से जो भी हमने इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज किया है उस हिसाब से कोई भी एक मेथड यूज कर लेंगे बर्नआउट के लिए. वो हो गया. फिर हम अलॉय की मेल्टिंग करते हैं ईदर ऑफ द मेथड से, एंड देन मेल्टिंग के बाद हम उसमें फोर्स करते हैं वो मेटल इनटू दिस मोल्ड बाय यूजिंग द कास्टिंग मशीन. उसके बाद फिर हम उसको रिकवर करते हैं. फिनिश, पॉलिश, सैंड ब्लास्टिंग, पिकलिंग, पॉलिशिंग, एंड देन फाइनल सीमेंटेशन. So I hope this topic is clear to you. So with this slide we have come to an end of this video. I hope you have understood this topic clearly because ये बहुत 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 important chapter है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जितनी ज़्यादा diagrams और photos के through इसे समझा पाऊँ. I hope you have understood this properly. So in the next part हम casting defects cover करेंगे. उसके लिए आपको ये chapter clear होना बहुत ज़रूरी है. So hope to see you in the next video. Till then, happy studying.